गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे और इंटरनेट के बेसिक्स जो कंसेप्ट जो है उनको जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेट के बेसिक कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है, और इंटरनेट की अवधारणा, इंटरनेट को लेके कुछ आपके क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंटरनेट के बारे में। जैसा कि इस इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो है बीच में आपका क्या है, इंटरनेट है। ये बीच में क्या है, आपका इंटरनेट है। और देन यहाँ पे ये PC1 जो है या कंप्यूटर 1 है, PC2 है, PC3 है, ये लैपटॉप है आपका, और ये PC4 है। ये सब किससे कनेक्ट है, आपके इंटरनेट से कनेक्ट है। इंटरनेट से बेसिकली कनेक्ट होने का फ़ायदा इनमें क्या है कि एक से एक कंप्यूटर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा जो है आपका रिसीव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो किस में कर सकते हैं, इस कंप्यूटर वाले या कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ये सब जो है चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले हम इंटरनेट की बेसिक कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं, यानी इंटरनेट जो है वो एक्चुअल में है क्या। इंटरनेट शब्द जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से बना हुआ है। पहले थोड़ा सा मैं नेटवर्क के बारे में आपको डिफाइन कर दूं कि एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है कि कनेक्टेड वे ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने का एक वे जो होता है वो इंटरनेट होता है। मान लो आपके पास एक पीसी यहाँ पे है, दूसरा पीसी यहाँ पे है, तीसरा पीसी यहाँ पे है, और ये सब जो है क्या है, एक केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट है। अब ये पीसी जो है इसको इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, ये इसको भेज सकता है, ये इसको, और रिवर्स भी ये भेज सकते हैं। तो जब हमारे पास में एक या मोर देन एक अगर कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, एक या दो से अधिक जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हम उसे बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि नेटवर्क कोई कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है, नेटवर्क हर जगह होता है। एक आदमी, इसके नीचे फिर दो आदमी जुड़े, फिर तीन आदमी, जैसे आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी MLM देखा होगा, उसमें भी नेटवर्किंग सिस्टम चलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके अदर जो आपके बिजनेस है उसमें भी नेटवर्किंग मार्केटिंग चलता है। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो अधिक जो कोई भी आपकी वस्तु होती है, कोई भी आपकी थिंक होती है, उस जब वो कनेक्टेड होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। जी डिम्पल, मनिक जी, दोनों आपका स्वागत है इस लाइव क्लास के अंदर। तो जब दो या दो से अधिक आपके कोई भी थिंग या कोई पर्सन या कोई आपका कंप्यूटर जुड़ा होगा तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब वही जब नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क जब जुड़ते आपस में, तो फिर क्या होता है, इंटरकनेक्ट का मतलब आपस में जुड़ना। तो जब बहुत सारे नेटवर्क, मान लो नेटवर्क ए है जिसमें कई सारे कंप्यूटर है, नेटवर्क बी है, ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। यानी इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्कों का इंटरकनेक्टेड होता है, यानी आपस में जुड़े हुए होने के कारण इसको नेटवर्क, इंटरनेट कहा जाता है। तो आई थिंक इंटरनेट के ये बेसिक सी परिभाषा जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि ये दुनिया भर के अंदर है, यानी वर्ल्ड वाइड जो है ये क्या है, दुनिया भर के अंदर है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि एक विशाल जाल होता है। यानी आप देखेंगे कि मैप के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूं कि मान लो ये अमेरिका है आपका, और देन ये आपका इंडिया वाला पार्ट है, और ये पूरा वर्ल्ड है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ वाला यहाँ भी चाइना में भी है, रसिया में भी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका, इस प्रकार से विशाल जाल है, यानी विशाल आपका इंटरकनेक्टेड है। ये जो पूरा का पूरा आपका इंटरनेट होता है वो एक प्रोटोकॉल को यूज में लेता है जिसका नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, किस प्रोटोकॉल को यूज में लेता है, TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सुमन जी भी ऐड हो गए, उनका भी स्वागत है। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है आपसे कि
इंटरनेट जो है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है दो प्रोटोकॉल, जिसको बेसिकली दो होते हैं लेकिन कंबाइंड रूप से इसको एक ही माना जाता है, टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमने बेसिक सा इसके इंटरनेट क्या है इसको जानने का प्रयास किया। इंटरनेट जो है एक प्रोटोकॉल को यूज में लेता है जिसका नाम होता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। और बेसिकली इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है, सूचनाओं का जो इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंफॉर्मेशन जो है उसको सेंड करना और वहाँ से रिसीव करना, ये बेसिकली इंटरनेट का काम होता है। अब इंटरनेट को हमने जाना है, और इंटरनेट को जानने का या इसके शब्द को जानने का प्रयास हमने किया। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है बेसिकली कहाँ से होती है। इंटरनेट की शुरुआत जो है दोस्तों 1969 के अंदर, यानी 1969 के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो यूएसए से होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 1969 में अमेरिका के अंदर अर्पानेट नाम की एक संस्था थी, जो बेसिकली अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया एक नेटवर्क था। उसमें क्या था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रक्षा विभाग जो था या मिलिट्री जो सिस्टम था वहाँ का, वो उसको डेटा ट्रांसफ़र करना था। तो वहीं से शुरुआत जो है वो इंटरनेट की आपकी होती है। उसके बाद 1971 में आपका पहला ईमेल भेजा जाता है, जो रे ट्रांसमिल द्वारा @साइन के द्वारा भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी मेल है आपकी, तो इसमें बीच में आता है, तो मेल साइन से उन्होंने भेजा। फिर आपका 1983 के अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो आया, यानी शुरुआत के अंदर आपके पास में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं था, वो काफ़ी बाद में आया था। और यहीं से क्या होता है, आधुनिक इंटरनेट की नींव जो मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, 1983 से। तो इसकी शुरुआत जो 1969 से होती है, लेकिन एक्चुअल जो शुरुआत है वो 1983 से इसकी मानी जाती है। इसके बाद 1989 में आपका एक महत्वपूर्ण आता है डब्ल्यू। तो ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने बनाया था। HTML और HTTP और URL का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो HTML का मतलब हमने कल वाले लेक्चर में देखा होगा प्रोग्रामिंग में कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये तीनों HTML, HTTP और URL का आविष्कार किसने किया था, इसी टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इसी ने चौथा जो आविष्कार किया था वो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है 1989 में होता है। ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक तो आधुनिक जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत 1983 में, WW जो है उसका आविष्कार या उसकी खोज जो है कब की गई थी, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 के अंदर। उसके बाद अगर कॉमर्शियल कंप्यूटर इंटरनेट की बात करें तो 1990 में ही आपका कॉमर्शियल जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद कई सारे जो आपके इनोवेशन जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी इसके बाद याहू है, गूगल है, ये सब जो है इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। अगर जैसे 1994 में आपका याहू आता है, याहू क्या है, सर्च इंजन है। 1995 में आपका अमेजन आता है जो एक नेटवर्किंग साइट है बहुत बड़ी आपकी दुनिया की। इसके बाद 1998 में आपका गूगल जो है वो आता है। गूगल बहुत बड़ा, आज के दिन सबसे बड़ा अगर सर्च इंजन है तो वो आपका गूगल है। देन 2000 में आपका वेब 2.0 सोशल मीडिया जो है वो आता है। इसमें जैसे फेसबुक आती है 2004 के अंदर, यूट्यूब 2005 में आता है आपका, ट्विटर जो है 2006 में आपका आता है। तो ये काफ़ी कुछ जो है 2000 में या कह सकते हैं कि ये 21वीं जो सदी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण आपकी खोजें जो है इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। देन 2010 के अंदर आप देखेंगे तो मोबाइल इंटरनेट आता है, जिसमें आपकी 4G तकनीक जो है, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं आती है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2020 में आप देखेंगे तो 5G और AI जो है वो उसका युग आता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो आती है। तो इस प्रकार से इंटरनेट 1969 से चालू होकर 2020 तक का एक हमने सिनेरियो जो है वो आपके सामने
प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और आई होप एक दो बार जो है इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कुछ इसमें से, जैसे ये 1969 वाला है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1979 वाला भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ईमेल भेजा था। 1983 वाला भी यहाँ पे आधुनिक जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत होती है। 1989, 1990, कुल मिला के अगर बात करें तो ये सभी जो ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी ईयर्स जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो क्या कब से होती है। अगर दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत की बात की जाए तो 1969 में हमने देखा था, अप्रा नेट जो है इसके माध्यम से की गई थी। और ये क्या था, रक्षा मंत्रालय था यूएसए का। और इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आपका पैकेट भेजने के लिए, पैकेट मीन्स इंफॉर्मेशन ही होता है आपका, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन भारत में बहुत बाद में इसका विकास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी भारत में 1995 में 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत होती है। और किसके द्वारा होती है ये भी पूछा जाता है। तो बीएसएनएल, यहाँ पे बीएसएनएल जो है वो अलग है आपका। बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा पहली बार पब्लिक इंटरनेट की सेवा जो है प्रारंभ की जाती थी। पहले क्या था कि आप देखते हैं इंटरनेट जो थी उसकी स्पीड बहुत कम थी। इंटरनेट जो था वो महंगा था। आप स्पीड की बात करें तो 90.6 kbps जो है ओनली स्पीड थी। 2000 के दशक में फिर आईएसपी, यानी आईएसपी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कि जो कंपनियां इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है वो आईएसपी कहलाती है। और आईएसपी आने के बाद कुछ आईएसपी जो कंपनियां आई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई, तो उसके बाद देखेंगे कि 2016 के बाद में जियो आई। और उसके बाद से भारत के अंदर अब पहले 4G नेटवर्क था, आप देखते हैं अब जो है 5G नेटवर्क आ गया। फिर भी दुनिया के अंदर बात करें तो कोरिया जो है उसके अंदर सबसे फास्ट जो नेटवर्क है, इंटरनेट जो है वो माना जाता है। उसकी स्पीड जो है वो सबसे फास्ट जो है कोरिया के अंदर मानी जाती है। कंपैरिजन टू कोरिया भारत के अंदर स्पीड जो है वो बहुत कम है। वे भी राजीव कुमार जी ओझा जो है उन्होंने क्लास ज्वाइन की है, उनका भी वेलकम है। तो भारत के अंदर इंटरनेट की बात करें तो भारत के अंदर इंटरनेट जो है वो बहुत बाद में आपका 1995 में बीएसएनएल द्वारा चालू आपका किया जाता है, या उसकी स्टार्टिंग जो है वो इसके द्वारा की जाती है। देन हम बात करें क्लाइंट सर्वर मॉडल की। यहाँ से भी कई बार जो यूजीसी नेट जो है उसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि क्लाइंट क्या है, या ये पूछ लिया जाता है सर्वर क्या है, या प्रोटोकॉल। इसमें तीन चीज़ें जो आपकी दी गई है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट का मतलब होता है कि जो यूज़ करते हैं, यानी जैसे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, या मैं कोई लैपटॉप में कुछ चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, या आप किसी पीसी में चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो वो सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्लाइंट। यानी ये सब क्या है, आपके क्लाइंट है। अब बीच में इन क्लाइंट किसके माध्यम से करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से। और सर्वर जो होता है जहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोर रहती है, वो सर्वर कहलाता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के पास में, और सर्वर जो है वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स प्रदान करेगा। तो इसमें बात करें तो क्लाइंट जो है वो जैसे आपका डिवाइस है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे मेरे को ये सर्च करना है यूजीसी नेट आईसीटी, तो मैं क्या करूँगा, या मेरा मोबाइल क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जो है किसके पास भेजेगा, सर्वर के पास भेजेगा। यहाँ पे सर्वर के पास भेजेगा, और सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स जो है जो भी डिवाइस होती है उसी को वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स आपका देगा। अगर इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है तो इससे रिस्पॉन्स दिया जाएगा, अगर इसने रिक्वेस्ट की है तो फिर इसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये जो बीच में जो डेटा आता है, या डेटा आपका रिक्वेस्ट सेंड की जाती है या रिक्वेस्ट वापस आती है, ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोकॉल के माध्यम से। प्रोटोकॉल पहले भी आपको बताया था कि टीसीपी और आईपी जो है, ये प्रोटोकॉल मेन प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का। यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, की किस प्रकार से ट्रांसमिशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे इनके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके द्वारा ये सब डेटा जो है वो कौन से क्लाइंट ने आपकी रिक्वेस्ट भेजी है उसी को डेटा जो है वो भेजा जाएगा। अगर आपके मोबाइल में आपने सर्च किया कि यूजीसी नेट
हिस्ट्री, तो आपके मोबाइल में जो है वो ही रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैं दूसरा करता हूँ, जियोग्राफी का करता हूँ, तो मेरे मोबाइल में क्या आएगा, जियोग्राफी का आएगा। तो ये सब जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में यही है कि एक क्लाइंट होगा, देन सर्वर होगा, और क्लाइंट जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सर्वर जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा। और ये जो सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो काम है वो किसके द्वारा होगा, प्रोटोकॉल्स के माध्यम से होगा। और उस प्रोटोकॉल को क्या कहेंगे हम, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कहेंगे। तो मे भी यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके, तो प्लीज़ एक बार आप चैट बॉक्स में जो है। जी सुमन जी, कुछ लिखा हुआ कट हो गया है ऊपर से, कोई बात नहीं। दोबारा से अगर कोई कंफ्यूज है आपके, तो प्लीज़ आप एक बार चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी हम जब लास्ट में जाके क्लासेस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये सब जो है आपका रिवाइज करवाएंगे दोबारा से। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कुछ भी जो है आपका स्लिप नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट आता है आईपी एड्रेस और डीएनएस। आईपी एड्रेस और डीएनएस क्या होता है, आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक डिवाइस जो होती है, यानी ये कंप्यूटर है और दूसरा ये कंप्यूटर है। ये मान लो मेरा कंप्यूटर है सुनील नाम से, और ये जो है सुमन नाम से है। तो इसका जो ये जब इंटरनेट के साथ में इंटरकनेक्ट होगा, या इसको इंटरनेट के साथ में जोड़ा जाएगा दोनों कंप्यूटरों को, तो हर एक कंप्यूटर का इसका अलग यूनिक नेम, यूनिक कोड होगा, या यूनिक इसको एड्रेस दिया जाएगा, और इसको जो है अलग यूनिक एड्रेस आपका प्रोवाइड किया जाएगा। और इस प्रकार से मान लो 1 लाख कंप्यूटर है आपके, तो 1 लाख एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जब कोई डिवाइसेस, यानी आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उसको एक न्यूमेरिकल एड्रेस दिया जाता है। और वो न्यूमेरिकल एड्रेस या तो इस प्रकार से होगा 196.8.1.1, या फिर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है जो, वो इस प्रकार से होगा। ये एड्रेस क्या करता है कि जिस प्रकार से हमारे पास में, हमारा मान लो घर है, हमारा ये घर है और किसी अदर बंदे का ये घर है, तो हम इसमें से जैसे देखते हैं कि सेक्टर 1 के अंदर 49 जो मकान नंबर है, ये सेक्टर 1 के अंदर 42 नंबर है। तो हम किससे पहचानते हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो वो सेक्टर 1 में जाएगा और 42 मकान है उसके अंदर जाएगा, या 41 के अंदर जाना है, तो वो मकान नंबर से वहाँ पे या सेक्टर नंबर से उनको फाइंड आउट करेगा। तो उसी प्रकार से एक जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास में, तो उसका एड्रेस जो है उसके साथ में जाता है। वो उस एड्रेस के माध्यम से उसी को वापस क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो हर एक डिवाइसेस जो होती है, हर एक डिवाइस जो होती है, उसका आपका क्या होता है कि एड्रेस होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और वो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। तो जैसा कि या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। ठीक है, मे भी आईपी एड्रेस को लेके या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसको लेके कोई आपकी इशू नहीं है। अब ये आईपी एड्रेस जो है, इसके बारे में क्वेश्चन कहाँ से आता है, यानी इसके बारे में क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि आईपी एड्रेस जो है इसकी क्लास होती है। अब ये क्लास जो होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आईपी एड्रेस जो है उसकी क्लास क्या होती है, 5 क्लास होती है, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। मोस्टली कॉमन जो यूज होती है वो आपकी कहाँ तक होती है, क्लास 3 तक, यानी क्लास 3 तक। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बेसिकली एक सामान्य तौर पे इंटरनेट की जो क्लास है वो क्लास 1 या बी या सी जो है कौन कहाँ तक यूज होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सी तक होती है। और तीसरा जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये बनता है कि आपकी जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं या आप लैपटॉप ओपन करते हैं, तो उसमें सामान्य तौर पे कौन सी क्लास का एड्रेस जो है यूज में लिया जाता है, तो ये जो है इसका आंसर होगा सी। यानी जब भी हम बेसिकली क्या करते हैं, सामान्य तौर पे हम जब देखते हैं तो हम क्लास 3 का उपयोग कर रहे होते हैं। आप किसी भी सिस्टम को उठा के कभी भी देख लीजिएगा, आपको 192 से उसकी शुरुआत जो है 192 और 168 से उसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिलेगी। तो 192 जो है
वो किस क्लास का है, आपका सी क्लास का है। तो इसमें आईपी एड्रेस के अंदर जो न्यूमेरिकल आपका जो एक कोड होता है या एक एड्रेस होता है, वो बेसिकली कितनी क्लास में होता है, 5 क्लास में, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्लासेज यूज होती है वो कहाँ तक होती है, 3 क्लासेज तक, क्लास 1, बी और सी। इनमें भी अगर ज़्यादातर कॉमन की बात करें तो हम क्लास सी जो है वो हमारी क्या है, कॉमन क्लास के रूप में यूज में आती है। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है आपका, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप कि 1.0 जो शुरुआत होती है वो उसकी पहचान किससे होती है, क्लास 1 से। 128 जो है वो कहाँ तक उसकी जो शुरुआत होती है वो कौन सी क्लास है, बी। और 192 जो है वो क्या है, क्लास सी। और डी जो है वो 224 जो है जहाँ से शुरुआत होती है वो डी है। और क्लास ई जो है वो 240 से आपकी होती है। तो इस प्रकार से क्लास होती है। और जैसे जैसे हम इसकी क्लास ई से क्लास ए की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर जो है उसकी संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मल्टीकास्ट है, यहाँ पे 254 होस्ट है, यहाँ पे आपके 64 की यानी 64,000 आपके होस्ट है, यानी जो सिस्टम है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 16 मिलियंस जो होस्ट है वो आपके जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सबसे अगर हम कहें कि पावरफुल जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, आपकी क्लास 1 होती है। और सबसे लैक जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, क्लास ई होती है। तो इस क्लास वाले कंसेप्ट को जो है वो थोड़ा सा तो प्यारे बच्चों देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं। और जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में, तब हम देखेंगे कि यहाँ से क्लास सी से किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके निकल के सॉरी क्लास ए बी सी और डी और ई से किस प्रकार के क्वेश्चन जो वो आपके यूजीसी नेट के अंदर निकल के आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है जो अभी आपका इसमें यूजीसी नेट में ही आया हुआ है, पीवाईक्यू जो है, इसके बारे में बात करें कि जब कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ता है, यानी कोई आपका ये कंप्यूटर है और ये क्या है, सर्वर है। अब इससे जब जुड़ता है ये, तो उसे एक आईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। अभी हमने बात की थी कि प्रत्येक जो सिस्टम है वो जब भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसको एक एड्रेस दिया जाएगा जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये कथन है आपका। और कथन दो क्या कहता है कि जो डिवाइस कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका आईपी जो है वो पता समान रहता है। यानी आप इंटरनेट से कंटिन्यू जुड़े हुए हो, आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हो, तो आपको मान लो ये एड्रेस जो है वो दिया गया था 192.168.1.10, ये दिया गया था। तो अब जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका एड्रेस जो है ये रहेगा। ये बात कौन कहता है, कथन दो कहता है। तो अब ये पूछता है कि कथन 1 और कथन 2 में से कौन सा सही है। क्या ये बात सही है कि जब कोई डिवाइसेस नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे एक आईपी प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये बात तो हमने देखा था, बिल्कुल सही है। अब बात ये आती है कि जो डिवाइसेस कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका आईपी है समान रहता है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है वो आपके दोनों सत्य है। और क्योंकि जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बीच में आपका एड्रेस चेंज होता है तो फिर आपको जो सर्वर जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो भेजेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपका बीच में एड्रेस चेंज हो गया तो आपने रिक्वेस्ट मान लो 192.168.1.0 से भेजी, इसके पास ये एड्रेस आया, और अब जब ये रिस्पॉन्स भेज रहा है तो मान लो यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपका 11 हो गया, तो फिर इसके पास ये 10 के पास भेजेगा, 10 किसी और डिवाइस का है। तो ये क्या है कि ये एड्रेस जो है वो जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक आपका सेम रहता है। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट हुए मान लो तो हमारा एड्रेस हो सकता है यहाँ पे 11 होगा, अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इसके पास रिक्वेस्ट भी 11 नंबर से ही जाएगी। तो ये बात सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर दोनों जो तथ्य हैं वो दोनों आपके क्या है, सही है। तो आई होप हाँ ये क्वेश्चन जो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डीएनएस की। अभी तक जो हमने बात की थी वो की थी आईपी एड्रेस की। अब डीएनएस की बात करते हैं, और डीएनएस में हम जानते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस क्या होता है, बेसिकली आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है।
ये इंटरनेट सेवाएं जो कि इंसानों के लिए वेबसाइट के नाम जैसे google.com को कंप्यूटर द्वारा समझने वाले संख्यात्मक आईपी पते में अनुवाद करती है। यानी ये क्या है कि डीएनएस क्या होता है, एक नाम होता है। यानी आपको कोई वेबसाइट जो है उसका ये एड्रेस है, एक्चुअल में क्या होता है ऐसा एड्रेस होता है, लेकिन हम इसको याद नहीं रख पाते। मान लो google.com जो है, मान लो google.com जो है इसका एड्रेस, एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, ये है इस तरीके से। क्योंकि हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है, चाहे वो इंटरनेट की बात करें, चाहे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की बात करें, सारा सिस्टम जो किस पे चलता है, आपका बाइनरी मोड में चलता है, संख्यात्मक पद्धति पे चलता है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चलता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है आपके। अब क्या होता है कि ये इस चीज़ को हम याद नहीं रख पाते इस चीज़ को, तो इसलिए इसका जो, इसको क्या कर दिया, अनुवादित कर दिया किसमें, इसमें। तो ये कौन करता है, आपका डीएनएस करता है। और डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। यानी ये क्या है कि फ़ोन बुक की तरह होता है आपके। जैसे कि हम याद रखते हैं, जैसे सुमन है, अनिल है, सुनील है, ये सब जो है वो नाम है, ये हमारे मोबाइल में सेव है, हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें सेव है। तो उसी प्रकार से डीएनएस जो है वो उसके क्या होते हैं, सभी के सभी आईपी एड्रेस जो है वो उसकी बुक में स्टोर रहते हैं। अब ये जैसे रूट यहाँ से चालू होता है। अब इसमें डोमेन जो होता है वो दो प्रकार के डोमेन होते हैं, एक जेनरिक डोमेन और दूसरा आपका कंट्री डोमेन। जेनरिक डोमेन में क्या होता है कि जैसे उससे ये पता चलता है आपको कि आप किस प्रकार की जो आपकी वेबसाइट है, यानी ईडीयू, ईडीयू का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। आप कोई भी साइट उठा के देख लेना, तो अगर वो एजुकेशन की है तो edu.in इस प्रकार से आपको मिलेगा, यानी एजुकेशन से रिलेट है। कॉमर्शियल कोई भी साइट है तो उसको .com मिलेगा आपको, यानी कॉमर्शियल है। इसी प्रकार से कंट्री डोमेन की बात करें तो आप जैसे देखेंगे कि google.co.in, यानी कॉमर्शियल है और कहाँ की है, इंडिया की है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की जो होगी वो .pk होगी। इसी प्रकार से AU यानी ऑस्ट्रेलिया की है। यूएसए में आपको यूएसए मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जेनरिक डोमेन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके किस प्रकार की साइट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो कंट्री डोमेन है वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर आपके डोमेन जो है .com है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये जो साइट है ये पाकिस्तान की है या इंडिया की। अगर उसी साइट के पीछे कंट्री डोमेन लगा हुआ होगा तो आप बता देंगे कि ये साइट जो है वो कहाँ की है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि नीचे दिए गए विशेष यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और यूआरएल दोस्तों क्या होता है कि जैसे www.google.com, इसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म होता है रिसोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसे यूआरएल कहा जाता है। यानी उसके जैसा दूसरा आपको नहीं मिलेगा। अब google.com है वो एक ही आपको मिलेगा, दूसरा इसके जैसा नहीं मिलेगा। अब ये कहता है कि यूआरएल दिया गया है जो कि एक वेब पेज की पहचान करता है। जैसे ये आपका है http book.com author index.html। होस्ट नेम book.com को सर्वर द्वारा आईपी पते में परिवर्तित किया जाता है, जिससे मिलान करने वाले नाम और पतों का डेटाबेस और पते के लिए पूछताछ जो है वो आपकी की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, http, ftp, smtp या dns। तो ये क्या करता है, पत्ते का मिलान करता है और पत्ते जो है उससे पूछताछ की जाती है कि ये इस नाम का आपके पास में कोई यूआरएल है या नहीं है। तो ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। हमने देखा था कि डोमेन नेम सिस्टम में क्या था कि एक विशेष प्रकार का न्यूमेरिकल नंबर था उसके पास में, जिसे आईपी एड्रेस कहते थे। और उसी आईपी एड्रेस को जो मानव के लिए या ह्यूमन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है, ह्यूमन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है, तो उसे डीएनएस कहते हैं। तो फोन बुक से संबंधित जब बात आई है या पूछताछ से संबंधित बात आई है तो डीएनएस यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर होगा। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन का, कि यहाँ पे एक सिस्टम है आपके पास में
देन यहाँ पे आप दूसरा सिस्टम। अब इनके बीच में डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा जो है वो क्या हो रहा है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इंटरनेट पे सभी जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट में टूट के जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये डेटा गया आपका, ये डेटा गया, ये डेटा गया, ये डेटा गया, और ये तो हमेशा क्या होते हैं, पैकेट फॉर्म में जाते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इंटरनेट पे आपकी सर्किट स्विचिंग होती है या पैकेट स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग होती है या पैकेट स्विचिंग होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेट पे हमेशा आपकी पैकेट स्विचिंग होती है, यानी डेटा जो है वो किस फॉर्म में जाएगा, पैकेट के रूप में जाएगा। कभी भी है जो है इस प्रकार से आपका डेटा नहीं जो है इस प्रकार से कंटिन्यू आपका डेटा जो है वो नहीं जाता, पैकेट फॉर्म में जाता है। एक पैकेट चला जाता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से। पहली चीज़ तो ये हो गई डेटा ट्रांसमिशन को लेकर। यहाँ पे स्रोत और गंतव्य का आईपी एड्रेस होता है, यानी जो भेजता है उसका आईपी एड्रेस और प्राप्त करने का वाले का आईपी एड्रेस होता है। पैकेट जो क्रमांक होते हैं वो सीक्वेंस नंबर में होते हैं, जैसे पहला पैकेट, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, इस प्रकार से सीक्वेंस में जाता है डेटा। वास्तविक डेटा जाता है और त्रुटि जांच के लिए यहाँ पे कोड होता है, यानी कोई एरर यहाँ पे आती है तो एरर जो है उसके लिए आपका विशेष प्रकार के कोड उसमें डिफाइन किए जाते हैं। ये पैकेट जो है विभिन्न मार्गों से होते हुए या फिर से जुड़ जाते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट जो है वो सही क्रम में पहुंचे। यानी हमने बात की थी टीसीपी और आईपी की, तो टीसीपी के क्या है, ट्रांसफर ये जो है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी जो आपके प्रोटोकॉल जो है, ये जो टीसीपी है ये ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यानी आपके जो प्रोटोकॉल है वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, ये टीसीपी करता है। तो ये आपका बेसिकली क्या था, डेटा ट्रांसमिशन को लेके था। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनेट जो है आपका, मान लो ये आपका एक कंप्यूटर था, ये देन दूसरा है, ये तीसरा है, और ये सर्वर है, और इस सर्वर से सारे के सारे जो कंप्यूटर आपके क्या है, कनेक्टेड है। अब इसमें महत्वपूर्ण काम में आने वाली जो चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स जो है या घटक जो है वो कौन कौन से होते हैं। अगर घटक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी समुद्र तल से बिछी हुई जो केबल होती है जो महाद्वीपों को जोड़ती है, जैसे एशिया को, अफ्रीका को, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है ये। फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम आपके नेटवर्किंग की बात करेंगे। राउटर और स्विच जो होते हैं वो डेटा को सही दिशा में भेजते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से टावर होते हैं उसके ऊपर गोल गोल से आपके लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, राउटर होते हैं या स्विच होते हैं। राउटर का मतलब क्या होता है कि रूट निर्धारण करना, कि कोई, अब जब आप फ़ोन से बात करते हैं दोस्तों, तो फ़ोन से जब बात करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जब आपकी रिंग जाती है और आपसे बात करता है वो, तो वो क्या है, पैकेट फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और पैकेट फॉर्म में डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि जैसे आप कई बार देखते हो कि आपका फ़ोन जो है बिजी आता है। मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति जो है बात कर रहा है यहाँ इस व्यक्ति से, तो यहाँ पे जब बात करेगा तो ये जो है इसमें टावर के पास में जाएगा और राउटर ये निर्धारण करेगा कि किस रूट से जो है कौन सा रूट जो है वो आपका खाली है या ब्लैंक है, जिसमें अभी लाइन जो है व्यस्त नहीं है, उस रूट से दूसरे व्यक्ति के पास में डेटा भेजा जाता है। तो ये राउटर जो है वो क्या करता है, आपका रूट निर्धारण का काम करता है। डेटा सेंटर क्या होता है आपका, कि विशाल सर्वर जो होते हैं जैसे गूगल का है और इस तरीके के और भी जो यूएसए में है बहुत सारे, वो सारे डेटा सेंटर्स होते हैं। आईएसपी क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो है आपका, जियो क्या करती है, जियो कंपनी जो है, हम देखते हैं कि अब हमें अगर कनेक्शन चाहिए तो या तो एयरटेल देगी या जियो देगा या बीएसएनएल देगा। तो ये सभी जो है क्या होती है, आईएसपी होती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है आपकी। अब ये तीन और आपके पास में डिवाइसेस होती है, हब होता है, स्विच होता है और राउटर होता है। हब क्या करता है, ये सारी की सारी जो है वो आपके इंटरनेट में यूज आती है या नेटवर्क में आपकी यूज में आने वाली डिवाइसेस होती है। हब जो है वो क्या करता है, एक डिवाइस जो सभी कनेक्टेड डिवाइसों को डेटा भेजता है, भले ही वो किसी एक के लिए। यानी हब क्या करेगा, इसके पीछे आप वायर जोड़ोगे, जैसे आपका एक कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, इसके भी आपने जोड़ दिया, तीसरा ये है,
स्किप। अब ये जो कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हब क्या करेगा, रिस्पॉन्स के रूप में सभी के पास वो डेटा जो है वो शेयर कर देगा। तो इसकी बेसिकली इसका जो डिसएडवांटेज कह लीजिए या इसकी कमियां जो है वो क्या है कि अगर डेटा इसी एक को भेजना था, वो डेटा किसके पास गया, इसके पास गया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसकी कोई सिक्योरिटी आपको दिखाई नहीं देती है। हब जो है वो बेसिकली क्या होता है, डिवाइसों को कनेक्ट करने के काम में आता है ताकि ये डिवाइसेज जो है आपस में डेटा जो है उसको शेयर कर सके। स्विच स्विच क्या करता है कि स्विच जो है इससे थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है। ये अगर डेटा मान लो इसको ही चाहिए कंप्यूटर ए को और कंप्यूटर बी को नहीं चाहिए, तो ये डेटा जो किसको भेजेगा, केवल कंप्यूटर ए को भेजेगा। जिससे क्या होता है, नेटवर्क की जो गति है वो बढ़ जाती है। यानी एक डेटा जो 3 के पास में भेजा जाता है या 10 के पास में भेजा जाता है, एक डेटा जो है जिसको चाहिए, मान लो 2 को चाहिए तो 2 के पास भेजा जाता है, एक को चाहिए तो एक के पास भेजा जाता है। तो उससे इंटरनेट की स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो ये स्विच जो है उसमें आपका डिफरेंस जो है, स्विच और हब में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार। स्विच और हब में डिफरेंस यही है आपका कि स्विच जो है वो स्पीडली काम करता है आपके कंपैरिजन टू हब, और हब जो है वो कोई सिक्योरिटी उसमें नहीं है। स्विच में क्या है, सिक्योरिटी है, जिसने डेटा की मांग की है या जिस डिवाइसेस को डेटा भेजना है उसी को केवल भेजा जाता है। अब आता है राउटर तीसरा। सेम जो है वही चीज़ इसमें राउटर में है। तो राउटर जो है वो क्या करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है। ये जैसे लोकल एरिया नेटवर्क आपका, और उसमें राउटर लगा दिया आपने, तो राउटर जो है दोनों, पहली चीज़ तो क्या है, इसमें दोनों के कंपैरिजन आपकी सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है। इसमें टाइम जो है वो आपका कम कम कंज्यूम होगा, स्पीड जो है इसकी अधिक है। तीसरा जो है, ये राउटर जो है वो इस इन दोनों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। यानी इनके कंपैरिजन जो है डेटा को चेक करना या कोई बाहर से जो गलत डेटा आ रहा है उसको चेक करना, रूट निर्धारित करता है ये, ताकि फास्टली स्पीड जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हो सके। तो राउटर, हब और स्विच जो है इनको लेके भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना बनी रहती है। अब इंटरनेट के प्रकार की बात करें तो आप देखेंगे कि इंटरनेट में कनेक्शन जो कई प्रकार के होते हैं। पहले डायल अप कनेक्शन, दूसरा आपका डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डीएसएल बोलते हैं उसको, तीसरा केबल इंटरनेट, चौथा आपका फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट, मोबाइल डेटा और वाईफाई। तो इस प्रकार से जब से इंटरनेट शुरुआत हुआ है तब से इस प्रकार से। डायल अप क्या होता है कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता है और इसकी स्पीड जो है दोस्तों कम होती है। ये बेसिक उपयोग के लिए ही आपका काम में आता है। डीएसएल जो होता है वो डिजिटल लाइन होती है, उसमें उसमें आपका घरेलू उपयोग ले सकते हैं। केबल इंटरनेट यानी टीवी केबल नेटवर्क के माध्यम से आपको दिया जाता है, यानी घर या छोटा ऑफिस में। ऑप्टिकल जो होता है वो हाई एंड उपयोग में आता है, यानी लाइट सिग्नल के माध्यम से, और इसकी स्पीड जो है वो अधिक होती है, यानी 1 गीगा बिट्स पर सेकंड जो है वो स्पीड इसकी होती है। और सैटेलाइट जो है इसकी और ज़्यादा स्पीड होती है आपकी। मोबाइल डेटा जो है वो 1 Gbps जो है उसकी स्पीड हो सकती है, वायरलेस हो सकता है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने देखने के मोबाइल के अंदर कोई भी किसी प्रकार की केबल वगैरह नहीं होती है, केवल वायरलेस होता है, और वायरलेस के द्वारा ही उसमें डेटा जो है या इंटरनेट जो है वो आपका रन होता है। वाईफाई जो है वही इस तरह का ही है वाईफाई। ये भी घर है या जो आपका वायरलेस नेटवर्क है उस पर डिपेंड करता है। इसमें 10 से लेकर 500 Mbps की तक की स्पीड जो है वो आती है। तो हर जगह डायल अप, डीएसएल, केबल, फाइबर, सैटेलाइट, मोबाइल और वाईफाई जो है ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग इनकी स्पीड होती है, और अलग अलग इनका जो प्लान होता है यानी लागत जो होती है, खर्चा जो होता है वो अलग अलग इनका देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आपने कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, जो एब्रीवेशन जो है, एब्रीवेशन जो है या शब्दावली जो है महत्वपूर्ण, उनकी बात कर लेते हैं कि इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी। पहले www यानी मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिस्टम जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। यानी कोई भी वेबसाइट होगी उसका निर्माण किस में होगा, HTML में होगा, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होगा। उसको एक्सेस करने के लिए कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे तो आप देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को लगा लीजिए, आप किसी भी वेबसाइट को लगा लीजिए। अगर मैं मान लो कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ
कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे ये नरेगा राजस्थान, तो आप यहाँ पे देखिए कि www पहले आया है। तो www पहले आने का मतलब क्या हुआ, www पहले आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपका जो एक कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज ओपन करोगे तो www आएगा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। यूआरएल की बात की थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब एड्रेस जो किसी वेब पेज को बताता है, जैसे कि example.com, तो ये इसका एड्रेस जो है वो यूनिफॉर्म लोकेटर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूआरएल होता है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब भी दोस्तों आप बैंक की वेबसाइट ओपन करोगे तो आप देखोगे कि एचटीटीपी की जगह एचटीटीपीएस मिलेगा, या कोई भी फाइनेंशियल से संबंधित जो वेबसाइट होगी उसमें एचटीटीपीएस मिलेगा, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि सिक्योर होती है उसके लिए एचटीटीपीएस का प्रयोग करते हैं। और कॉमन आप वेबसाइट देखोगे तो उसमें एचटीटीपी लगा रहता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेबसाइट बनाने के काम में आती है। ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थी, जैसे जियो था आपका, जैसे एयरटेल था आपका, BSNL था, ये कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है आपका। DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें आपने देखा था कि एक यूनिक जो नंबर होता है जैसे 92.96.8.1.10, इसको अगर google.com या किसी अन्य नाम में चेंज किया जाता है तो वो कौन करता है, DNS करता है। इसके साथ .com जो आपके कॉमर्शियल को बताती है, इसी प्रकार .in जो आपकी कंट्री को बताती है। तो जेनरिक और हमने कंट्री जो है वो दो प्रकार के DNS की बात की थी। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी VPN क्या होता है कि आपका एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो केवल और केवल आपके लिए होता है, कोई बाहर का व्यक्ति उसमें ऐड नहीं हो सकता। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी रोज़मर्रा के डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्शन जो होता है वो IoT कहलाता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि आपका AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, तो ये इंटरनेट के माध्यम से आपको क्या करती है, गूगल जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जिसको आजकल आप देखते होगी AI से विभिन्न प्रकार की इमेज क्रिएट होती है, वीडियो क्रिएट होते हैं, तो AI जो है उसको माना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली थी वो यहाँ डिस्कशन किया है, उसके बाद जो बचेगी उसको एब्रीवेशन वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब तीसरा जो आता है इसमें इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है कि पब्लिक नेटवर्क होता है, इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट होता है, और एक्स्ट्रानेट जो है वो भी प्राइवेट होता है। यानी अब आपका ये बैंक है, SBI बैंक है, और ये आपका PNB बैंक है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो किसी अदर के साथ में, किसी के साथ में भी ऐड हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये किस प्रकार का हुआ, आपका पब्लिक हुआ। अब PNB जो है उसके अंदर दो कंप्यूटर है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर इनका डेटा जो आपको शो नहीं होगा या आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसी प्रकार से SBI के। तो ये क्या हुआ, इंट्रानेट हुआ, यानी प्राइवेट आपका नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट जो है वो भी प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, जब मान लो कि SBI जो है PNB के साथ में जुड़ा हुआ है। ये SBI वाले कंप्यूटर PNB का डेटा ले सकते हैं, PNB वाले SBI का ले सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपस में जुड़ के और केवल अपने तक ही डेटा को सीमित रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा नेट होता है। और केवल कोई कंपनी या कोई बैंक या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने तक ही सीमित होता है तब वो इंट्रानेट होता है। और जब वो ब्रॉड होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है, तो वो आपका इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट जो है में भी आपके समझ में आ गया होगा कि तीन टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स जो होते हैं वो डेटा के बिहाव पे होते हैं, यानी एक्सेस सिस्टम के बिहाव पे होते हैं, कि जो जिस प्रकार का एक्सेस होता है उसी के आधार पे इसका जो आपके माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें
तो आप देखेंगे कि इसमें OSI मॉडल चलता है। OSI क्या है कि ओपन सिस्टम इंटरनेशनल ओपन सिस्टम मॉडल है। इंटरनेशनल ओपन सिस्टम मॉडल जो है वो आपका OSI मॉडल है। तो ये या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी कहते हैं इसको। तो OSI मॉडल जो है उसमें 7 लेयर मानी जाती है, यानी 7 लेयर में जो है वो आपका जब भी आप कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से कोई डेटा रिसीव या सेंड करते हो, तो ये सब जो है काम किस में होता है, 7 लेयर के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि सीधा ही हमने भेजा, ये अलग अलग लेयर बनी हुई होती है, इसे 7 लेयर कहते हैं। और इस लेयर में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ये यहाँ से शुरुआत होती है। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 ये, 4th ये, 5th ये, 6 ये, 7 जो है एप्लीकेशन लेयर। तो कई बार तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि OSI मॉडल में आपका 5th नंबर लेयर जो है वो कौन सी है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसफर, सेशन, प्रेजेंट और एप्लीकेशन। और इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बताऊँ आपको, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए पंडित दीनानाथ तट से पंजाब आए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पंडित दीनानाथ तट से पंजाब आए। तो ये आपकी पी जो फिजिकल लेयर, डी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, यानी पंडित दीनानाथ तट से पंजाब आए। तो इसी प्रकार से ये क्या है आपकी 7 लेयर। अब ये 7 लेयर काम क्या आती है, पहले मैं फिजिकल लेयर की बात करूँ। जो तब जब आपके पास में 2 कंप्यूटर होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी 2 सिस्टम है, ये 1 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अभी आपने इंटरनेट चालू नहीं किया है, केवल आपस में कनेक्ट किया है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में इनको क्या किया है, आपने इंटरकनेक्ट किया है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है, ये जो इंटरकनेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है, किसके द्वारा होता है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, या तो केबल होती है, यानी केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, या कनेक्टर होते हैं, या वायरलेस भी इनको जोड़ा जा सकता है। डेटा लिंक लेयर, यानी डेटा जहाँ पे आएगा वहाँ पे डेटा लिंक लेयर होगी, यानी यहाँ पे स्विच, ब्रिज और इथरनेट, फ्रेम, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। नेटवर्क लेयर, यानी इसमें IP, ICPM और IGM पैकेट जो आते हैं वो आते हैं, और राउटर जो है किस में होता है, इसमें नेटवर्क लेयर में आपका आता है। ट्रांसफ़र लेयर, यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ तक क्या होता है आपका कि फिजिकल, डाटा और नेटवर्क, ये 3 जो है ये नेटवर्क में भी काम में आती है और इंटरनेट में भी काम में आती है। इस 4th से आपका जो है यहाँ तक जो कह सकते हैं कि नेटवर्किंग है आपकी, यानी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, केवल नेटवर्किंग। और 4th से आपका क्या चालू होता है, इंटरनेट चालू होता है, जहाँ पे डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है। TCP यानी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, UDP यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सेशन लेयर, यानी वो सेशन डिसाइड करती है सॉकेट के माध्यम से, API के माध्यम से, वो क्या करती है, एक टाइम डिसाइड करती है कि टाइम जो किस प्रकार से होगा। सिंटैक्स लेयर या प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें आपका SSL यानी सिक्योरिटी से संबंधित बातें जो है वो इसमें आती है। फिर एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, DNS है, ये सब किस में आते हैं, आपके एप्लीकेशन में आते हैं। ये सब जो है आपके किस में आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं। अब आती है बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ को लेके भी कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि बैंडविड्थ जो है एक्चुअल में क्या होती है। जब भी कोई डेटा हम यहाँ से यहाँ पर डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड जो होती है इंटरनेट की, वो बेसिकली स्पीड जो है वो हो सकती है, मान लो कि इसके बीच में डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्पीड जो है वो कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि स्पीड को ही बैंडविड्थ मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर या एक सेकंड के अंदर, MBPS की बात करें हम, मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी मेगाबिट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र जो हो रही है वो बैंडविड्थ होती है, वो बैंडविड्थ होती है। अगर बैंडविड्थ कम है तो कई बार आपने देखा होगा कि 404 की एरर आ जाती है, साइट जो है हैंग हो जाती है, आपके ओपन नहीं होती है।
तो जितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा, अगर मान लो कि कई बार आप देखते हो कि जब रिजल्ट आता है, बेसिकली कोई भी रिजल्ट आता है तो साइटें जो है वह हैंग हो जाती है, यानी उसकी बैंडविड्थ जो थी उससे ज़्यादा जो डेटा है वो रिक्वेस्ट उस पर सेंड हो रही है, जिससे क्या होता है वो हैंग हो जाती है, वो क्रैश हो जाती है। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी मेगाबिट्स जो है वो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बैंडविड्थ है। जबकि स्पीड जो है वो एक अलग चीज़ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड और बैंडविड्थ जो है वो दोस्तों आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आती है आईएसपी, और आईएसपी की हमने बात कर ली थी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया और आपका बीएसएनएल हो गया। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ये बीच में आईएसपी होती है और उसके बाद आपका इंटरनेट होता है। ये क्या क्या काम करती है, ये आपका जैसे इंटरनेट एक्सेस करने का काम करती है, यानी इंटरनेट से आपको जोड़ती है। ये डोमेन नेम आपको बना के देती है। ये आपको ईमेल जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये इसमें डायल अप कनेक्शन हो सकता है, फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू हो सकता है, आपका वाईफाई के थ्रू हो सकता है। और इसमें कुछ बातें करें हम तो इसमें स्पीड जो है और सीमा जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्लान के हिसाब से आपकी अलग अलग इसमें हो सकती है। तो ये बेसिकली जो काम है वो किसका है, आईएसपी का है। बेसिकली ये काम जो किसका है, आपका आईएसपी का है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम। प्रोटोकॉल जो है वो हमने उसमें जो ओएसआई मॉडल था उसमें हमने बात की थी 7 लेयर जो थी उसमें, उन 7 लेयर में भी आपका प्रोटोकॉल जो है वो यही प्रोटोकॉल जो है बेसिकली काम में आते हैं। जैसे एचटीटीपी, इसका फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान में होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद में सर्वर से जब रिस्पॉन्स आता है हमें तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आता है। और इसका यूज क्या है, यानी वेब ब्राउजिंग करना है, यानी कोई भी डेटा जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो है, हमें यूजीसी नेट जो है ये कब चालू हुआ, वैन स्टार्ट, यानी ये खोजना है। तो वेब ब्राउजिंग है, इसका मतलब कोई भी चीज़ खोजने का मतलब क्या है, ब्राउजिंग करना। तो ये एच टी टी पी या एच टी टी पी एस जो है, ये दोनों ही क्या है आपके वेब ब्राउजिंग से संबंधित है। एच टी टी पी 3 जो है क्यूक, यानी यूडीपी कनेक्शन है ये, और ये आईओटी, इंटरनेट ओपन थिंग या वर्चुअल रियलिटी के लिए आपका काम में आता है। एचटीटीपीएस जो है मैंने बताया था, ये बेसिकली बैंकिंग और आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित साइट है उसमें लगा हुआ रहता है। वेब सॉकेट यानी एचटीटीपी अपग्रेड फुल डुप्लेक्स, ये लाइव चैट वगैरह के लिए रियल टाइम डेटा जो ट्रांसमिशन होता है उसमें आपकी वेब सॉकेट जो है वो प्रोटोकॉल आपका यूज में आता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि टीसीपी यानी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है ये भी वेब ब्राउजिंग और ईमेल जो होती है उसमें काम में आता है। यूडीपी यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसमें यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, पूरा नाम जो है यूडीपी का क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडर कोई भेजता है सर्वर के पास, सर्वर रिसीव करता है। तो सेंडिंग और रिसीविंग मेल जब होती है, यानी मेल हम हमारी इनबॉक्स में आती है या हम आपके क्या करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, तो वो जो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज में आता है वो एसएमटीपी आता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी होता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट से हमने कोई फाइल जो डाउनलोड की तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एफटीपी का। इंटरनेट पे हमने कोई फाइल जो अपलोड की तब भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एफटीपी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका दिखाई देता है। अब कुछ क्वेश्चन जो है उनकी बात करते हैं, यानी व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, सिंगल नेटवर्क है या कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर है, या इंटरकनेक्शन ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क है, या इंटरकनेक्शन ऑफ ए वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इंटरनेट आपने देखा कि वाइड एरिया है, यानी अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भारत के साथ में कनेक्ट हो सकता है, भारत वाला चाइना के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो ये आएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड ए, यानी हमें इंटरनेट को ज्वाइन करना है तो कंप्यूटर जो है वो कैसे कनेक्ट होगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर से या इंटरनेट सोसाइटी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, डिफरेंट कंप्यूटर से। तो
आईएसपी मैंने बताया था कि जैसे जियो हो गई आपकी, बीएसएनएल हो गई, ये सब क्या करेंगे, इंटरनेट से हमें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे या कनेक्टेड करवाएंगे। तो आईएसपी जो है इसका काम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज द इंटरनेट, इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज में करता है, एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएचपी डायनामिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो ये तीनों ही जो है आपके दोस्तों यूज में आते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ये होगा। इंटरनेट वर्क्स ऑन, कि इंटरनेट किस पे वर्क करता है, पैकेट स्विचिंग पे, सर्किट स्विचिंग पे, बोथ पैकेट और सर्किट पे, या डेटा स्विचिंग पे। और मैंने आपको अभी अभी अपनों ने डिस्कस किया था कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है तो वो पैकेट के रूप में भेजा जाता है। तो इंटरनेट जो है हमेशा क्या करता है, आपके पैकेट स्विचिंग जो है उसका यूज़ करता है। स्विचिंग का मतलब मेथड से हो गया कि डेटा भेजने की जो मेथड है वो स्विचिंग हो गई। सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है कि उसमें कंटिन्यूसली जो है वो जुड़ा रहता है। इंटरनेट में ऐसा नहीं है। इंटरनेट में आपने कोई रिक्वेस्ट डाली, उसने रिस्पॉन्स दिया, आप जो है आप डिस्कनेक्ट हो गए, फिर दोबारा डाली, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो वहाँ पे पैकेट के रूप में डेटा जो है वो आपका होता रहता है, यानी पैकेट के रूप में सेंड होता है, पैकेट के रूप में आपको रिसीव होता है। तो आई होप कि आज जो बातें हम कर रहे हैं वो आपके क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ क्या है कि इसमें कुछ एक क्रिटिकल थोड़ा सा पार्ट है ये वाला इंटरनेट जो है, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसलिए इसको वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में ये वाला जो पोर्शन ये आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू इंटरनेट, यानी इंटरनेट में कौन सा है ये हमने बात कर ली थी, ये भी बात कर ली थी। अब इसमें नया क्वेश्चन जो है वो है एरपानेट के बारे में। एरपानेट जो हमने बात की थी, इंटरनेट की शुरुआत जो है यूएसए से होती है 1969 में। अब इसका पूरा नाम हमें बताना है, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका सही नाम है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है वो सही नाम है। और ये 1960 में आपका डेवलप हुआ था। 1969 के अंदर जो है पहली बार इसके द्वारा इंटरनेट जो है वो यूज में लाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू जो है इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन था इसका, तो टिम बर्नर्स-ली जो था इसने खोज की थी, हमने देखा था। और टिम बर्नर्स-ली जो है इसने डीएनएस की भी खोज की थी इसने। यही टिम बर्नर्स-ली जो है 1989 में यहाँ पे खोज करता है। और सरन लैब जो है वहाँ पे जेनेवा के अंदर, इस जेनेवा के अंदर ये खोज करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, W3C की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है WWW है, इसी को W3C जो है वो बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका C नंबर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो आप देखिए कि टू एक्सेस ए वेब पेज ए URL इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, यानी कोई पेज को आपको रिसीव एक्सेस करना है तो URL की ज़रूरत होगी। URL जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी एक रिसोर्स को लोकेट करने के लिए हमें यूनिकली उसका एक नाम होता है, उसे URL कहते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये इसका सही आंसर है। फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है। ए प्रोटोकॉल इज URL, यानी एक प्रोटोकॉल URL जो है वो इस प्रकार से HTTPS यानी ये सिक्योर वाला है आपका। ये science-tech-easy.com जो है ये कोई नाम है इसका। अब ये पूछता है कि इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है, यानी इस पूरे के पूरे इस वाले भाग में प्रोटोकॉल कौन सा है। तो हमने क्या पढ़ा था प्रोटोकॉल पे, HTTPS जो है ये एक प्रोटोकॉल था। तो HTTPS जो है ये प्रोटोकॉल है, ये आपका DNS है। और ये आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसमें प्रोटोकॉल जो हुआ कौन सा होगा, आपका HTTPS होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो आप देखिए कि बिंग, गूगल और याहू जो है क्या है, बिंग, गूगल और याहू, आपको केवल और केवल गूगल को ध्यान में रखना है। तो गूगल जो है क्या है, सर्च इंजन है, यानी गूगल के द्वारा कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। वो क्या है आपका, केवल और केवल सर्च इंजन है।
नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, तो आप देखेंगे कि कैप्चा कैप्चा आपने देखा होगा कि इस प्रकार से दोस्तों ये इमेज जो है इस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो आप, तो इस प्रकार से कैप्चा आता है। कैप्चा जो बेसिकली है वो सिक्योरिटी रीजन के लिए लिया जाता है, ये सुरक्षा के लिए आपका यूज में लिया जाता है, यानी इससे ये पहचान की जाती है कि ये जो फॉर्म फिलअप कर रहा है ये मानव है या मशीन है। कई बार आपने देखा है कि आजकल होता क्या है कि बेसिकली जब रिमोट वाली बात आती है, रोबोट वाली बात आती है, सॉरी, तो रोबोट में क्या होता है कि रोबोट वही काम कर सकता है जो एक आदमी करता है। तो कई बार ऑटोमेटिकली कुछ फॉर्म जो है वो चला के छोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें मानव के द्वारा भरा जा रहा है या ऑटोमेटिकली भरा जा रहा है ये पता नहीं चलता। तो इसलिए एक कैप्चा कोड लगाया जाता है ताकि वो अगर टाइप करेगा वो चीज़ों को पहचान रहा है कि ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर है, ये स्मॉल है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल है। तो कहीं ना कहीं कैप्चा का मतलब यही होता है कि इट इज़ द टेस्ट, टेस्ट करना यूज्ड बिफोर द इनटू वेबसाइट चेक इट यूज़र और हुमेन्स, यानी कैप्चा जो है उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब यही होता है कि ये स्वचालित मशीन है या आदमी है। अगर वो सही कैप्चा कोड फिलअप कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो मानव है। तो कैप्चा का मतलब जो है हमेशा सिक्योरिटी रीज़न से लगाया जाता है इसको। नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि वेब पेज आर सेव्ड इन विच फॉलोइंग फॉर्मेट, यानी वेब पेज जो है वो किस में बनाए जाते हैं, आपके HTML में बनाए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आपका ये HTTP होता है, एक HTTP होता है, दूसरा आपका HTTPS होता है दोस्तों। HTTP HTTPS। आप दोनों के कई बार इनके पोर्ट नंबर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका हमेशा फिक्स जो है 80 होता है और इसका 443 जो है पोर्ट नंबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि HTTP का पोर्ट नंबर जो है वो 80 होता है और HTTPS का पोर्ट नंबर जो है वो आपका 443 होता है। अब देखिए HTTP का हमने बात की, तो HTTP का 80 जो है हमने आपके सामने बताया है। नेक्स्ट जो है कि इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया के अंदर जो है 1995 में स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा, BSNL के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो ये थी आज की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चन। आई होप काफ़ी कुछ जो है आपको जानने का प्रयास जो है इस पूरी के पूरी क्लास के अंदर, पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर किया होगा, और कुछ आपकी बातें जो समझ में भी आई होगी, कुछ प्रोटोकॉल जो है वहाँ वो भी आपके समझ में आए होंगे, इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ बातें जो वो भी आपकी समझ में आई होगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो उसको नोट डाउन कीजिए, और कल वाली जो क्लास होगी उससे पहले 5 मिनट हम देख लेंगे कि जो भी चीज़ें आपके कंफ्यूज है या जो भी कंफ्यूज होते हैं वो डेली आप ऐसे ही किया करो कि आज जैसे क्लास हुई उसमें कुछ कंफ्यूज है तो कल वाली क्लास में जैसे ही क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अपने डिस्कस उन चीज़ों पे करेंगे, ताकि आपके किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहे और आने वाले दिसंबर एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ICT वाले पोर्शन से लेके आए। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।